हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। एसएससी जीडी जीएस जीके जीएस दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच मॉक टेस्ट नंबर 1 जो कि दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच आज लेकर आया हूं। और दोस्तों आज अपनी तैयारी को एक बार ज़रूर जांच लें मेरे दोस्तों। अगर आप 2025 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं कि 2024 में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको आता है तो दोस्तों बेफिक्र होकर आप एकदम लगातार तैयारी करते रहिए, है ना। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हो, आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था आपके एग्जाम में। और मैं उसी तरीके से बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर आया हूं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज को किस घराने से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि लखनऊ कालका बिंदादिन घराने से पंडित बिरजू महाराज जी संबंध है। लेकिन आइए थोड़ा जानते हैं कि पंडित बिरजू महाराज से और क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि पंडित बिरजू महाराज एक कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और मैं अगर बता देता हूं कि भारत में जो कि 8 शास्त्रीय नृत्य संबंध है और उनसे संबंधित आपके एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आप सभी को बताऊंगा। अगला बात करते कि वह कथक के लखनऊ जो कि कालका बिंदादीन घराने के अन्य तातुल्क रखते थे। वहीं मैं बात करूं कि पंडित बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तकी यानी कि संगीतकार और गायक, और जो कि लखनऊ के कलका बिंदादी घराने से प्रतिपादक थे। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कथक से संबंधित अगर मैं आपके एग्जाम में जो जो नाम पूछा है मैं उन सभी नामों का लेकर आया हूं। जैसे कि अगर बात करें कि शंभू महाराज आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, लच्छू महाराज आपके एग्जाम में पूछा गया है, और उनके पिता और गुरु जो कि अचन महाराज, ये जितने भी है सारे के सारे कथक नर्तकों में से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन मैंने लेकर आया हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इन सभी लखनऊ घराने से जुड़े हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास किया और एक गायक भी थे, है ना। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, पंडित बिरजू महाराज को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च यानी कि नागरिक सम्मान से यानी कि जो कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, आपको याद रखना है। बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भरतनाट्यम, अगर मैं बात करूं कि संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया, जिसमें से भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। दोस्तों वहीं मैं अगर बात करूं कि उड़ीसा आपके कहाँ पे है, तो उड़ीसा में, और मणिपुरी मणिपुरी, और एक सतरिया जो कि आपके असम से संबंधित है। दोस्तों मैं इन सभी संबंधित जितने भी आपके यानी कि शास्त्रीय नृत्य उनसे संबंधित कलाकार और उनसे संबंधित कलाकार को कौन कौन से पद्म विभूषण पद्मश्री भारत रत्न से सम्मानित किया गया है आपको पढ़ के आना है। जिसके कारण आज पहला क्लास है, इसलिए मैं आपको 8 शास्त्रीय नृत्य का नाम बताया, उनसे संबंधित राज्य बताया। अगले क्लास में भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार, ओडिशा से ओडिसी से संबंधित कलाकार, उनको कौन कौन सा पद्म विभूषण पद्मश्री मिला है, सारा मैं आपको इसी क्लास में देने वाला हूं दोस्तों। यकीन मानिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ेगा। अगर बात करूं मोहिनी अट्टम जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, वहीं सतरिया असम का है जो कि सबसे नया अगर बात करूं तो सतरिया है। और सतरिया श्रीमंत शंकर देव के द्वारा स्थापित किया गया था और 2000 ईस्वी में, आपको याद रखना है। और सबसे पुराना की मैं बात करूं तो भरतनाट्यम आ जाएगा और उसे सदीर के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन से राज्य में 2 शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल में है मोहिनीअट्टम और कथकली, आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विधानसभा अध्यक्ष को किसके द्वारा चुना जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों। दोस्तों अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के तहत किसी राज्य के प्रत्येक जो कि विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने सदस्य को में से एक चयन करेगी, जो कि आर्टिकल 78 में कहा गया है। आपको याद रखना है दोस्तों, आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा।
दोस्तों अगर आर्टिकल 78 की मैं बात करूं तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 178 में कहा गया है। वहीं दोस्तों 179 की मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें कहा गया कि अध्यक्ष और उप सभापति के कार्यकाल के अवसर यानी अवकाश और इस्तीफा यानी कि और से यानी कि पदच्युति से यानी आर्टिकल 179 में कहा गया है। वही मैं बात करूं दोस्तों ये सारा आप आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं आर्टिकल से संबंधित जितने भी राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया है और उपराष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों मैं सारा क्वेश्चन आपके इस क्लास में लेकर आया हूं। मैंने कहा ना दोस्तों आज पहला क्लास है, आप करीब 1 से 2-3 क्लास देख लो दोस्तों। अगर आपको क्लास का क्वेश्चन और उनके एक्सप्लेनेशन मैं अगर मज़ा ना आए ना दोस्तों तो अब आप हमें कहना। लेकिन दोस्तों अब आपसे केवल मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, हमारे इस चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों अगर आर्टिकल 54 की बात करूँ तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल 54 में कहा गया है। दोस्तों अगर आर्टिकल 55 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति जो है ना सो आर्टिकल 55 में कहा गया दोस्तों, है ना। आर्टिकल की जो 55 है सो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कहा गया है। अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 56 में तो राष्ट्रपति की पदाविधि आर्टिकल 56 में कहा गया है। आर्टिकल 57 में कहा गया कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता राष्ट्रपति होंगे, आर्टिकल 57 में कहा गया है। अगर आर्टिकल 58 की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं उनकी योग्यताएं हमारे आर्टिकल 58 में कहा गया है। उसी प्रकार से आर्टिकल अगर 59 की मैं बात करूं दोस्तों तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है आर्टिकल 59 में कहा गया है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 के साथ लेगा। आर्टिकल 61 में कहा गया कि भारत पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया जो राष्ट्रपति पर है आर्टिकल 61 में कहा गया है। दोस्तों मैं आपको कहता हूं कि आर्टिकल 61 में महाभियोग लाया गया है, लेकिन मैं बोलता हूं कि महाभियोग भारत के किस देश के संविधान से लाया गया है तो यूएस के संविधान से लाया गया है। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां आपके आर्टिकल 62 में कहा गया है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, हमारे अनुच्छेद 63 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 64 में कहा गया है। आर्टिकल 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य करेंगे, आर्टिकल 65 में कहा गया है। दोस्तों मैं जितने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल लाया हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको याद कीजिएगा। आर्टिकल 66 में कहा गया कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ना आर्टिकल 66 के द्वारा कहा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन फिर यहाँ से मैं आपको डाल रहा हूँ कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है हमारे संविधान के किस देश के संविधान से लाया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया। आपको याद रखना दोस्तों। आर्टिकल 67 में कहा दोस्तों उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है आर्टिकल 67 में कहा गया है और आर्टिकल 68 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद आर्टिकल 68 में कहा गया है। दोस्तों उसी तरह से आर्टिकल 69 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लेगा आर्टिकल 69 के द्वारा लिया जाएगा। दोस्तों अगला आर्टिकल देखते हैं, कुछ और है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। जैसे अगर आर्टिकल 70 की मैं बात करूं दोस्तों तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना। आर्टिकल 71 में कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। और आर्टिकल 72 में कहा गया दोस्तों क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 में कहा गया है। और वहीं आर्टिकल 73 की बात करूं दोस्तों तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दोस्तों आर्टिकल से संबंधित राष्ट्रपति और उनसे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, वो जितने सारे क्वेश्चन लगा मुझे दोस्तों मैंने सब लाया। आपको क्लास कैसा लग रहा दोस्तों? अगर आपको अच्छा लग रहा दोस्तों तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से रंगा स्वामी कप खेला जाता है। अगर बात करें आगा खां कप हॉकी से ही संबंध है। अच्छा बात करें कि रंगा स्वामी जो कप है सो हॉकी से संबंध है और ये कप 1928 में पेश किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन से मैंने आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अभी 2024 के जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर
चाहे जिस टीम जीता है, चाहे जिस टीम उप विजेता रहा, चाहे जिस टीम से संबंधित प्रसिद्ध खिलाड़ी है दोस्तों, उनकी आत्मकथा है दोस्तों, उनसे संबंधित कौन कौन से कप है दोस्तों, उनसे संबंधित कौन कौन सा शब्दावली है दोस्तों। आपको स्पोर्ट में 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो आप पढ़ के जाइएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर मैं बात करूं हॉकी से संबंधित, मुंबई गोल्ड कप, आगा खां कप, ये आपके 2 और नाम आपके हॉकी के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों आइए, बेसबॉल से संबंधित शब्द मैं आपके एग्जाम के लिए कहा ना दोस्तों, हर एक कंटेंट, हर एक जो कि रिलेट करके आपके एग्जाम में जिस तरीके से पूछा जाता है, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि बेसबॉल में सबसे पहले कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो 9 खिलाड़ी खेलते हैं। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 9 खिलाड़ी खेलते हैं, है ना दोस्तों। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि बेसबॉल से संबंधित शब्दावली, तो बेस, बैटिंग, बैटरी, कैच, डायमंड, होम यानी कि इनफील्ड, हिटर, आउटफील्ड, पुट आउट, पिच यानी कि पिचर प्लेट, स्ट्राइक, शॉट यानी कि स्टॉप यानी कि परफेक्ट, होम रन और बेस रनर, ये जितने भी आपके एग्जाम में दोस्तों, इसमें से कोई ना कोई या 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि बेसबॉल से संबंधित इनमें से कौन है। तो उसमें से होम रन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पिचिंग आपके एग्जाम के लिए बहुत स्टिंग बेस्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो डायमंड भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आउटफील्ड आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि शॉर्ट स्टॉप भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसबॉल से संबंधित उसी तरह से मैंने आने वाले क्लास में जितने भी दूसरे शब्दावली है, सारा का सारा मैं कवर करा दूंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माता पिता के यानी कि माता पिता को कितने वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। तो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को माता पिता को यानी कि बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए। दोस्तों बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं, ये अनुच्छेद 21A में कहा गया कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत माता पिता को कितने वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देनी चाहिए, तो 6 से लेकर 14 साल तक। दोस्तों अगर मैं बात करूं दोस्तों और इसके बारे में, तो मैं कह रहा हूं कि आर्टिकल 21 से संबंधित, आर्टिकल 22 से संबंधित, आर्टिकल 20 से संबंधित, आर्टिकल 17 से, आर्टिकल 18 से, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है। लेकिन दोस्तों एक आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आर्टिकल जो कि 15(6) में क्या कहा गया है। 15(6) में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जनजाति लोगों को जो शैक्षणिक क्षेत्र में जो 10% की आरक्षण आर्टिकल 15(6) में कहा गया है, लेकिन आर्टिकल 16(6) में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति जो भी है ना, उनको सरकारी नौकरी में 10% की आरक्षण दिया जाएगा। ये 2 आर्टिकल आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा, आपको याद रखना दोस्तों। उसी प्रकार के 16 में लोक नियोजन में समानता, 17 में अस्पृश्यता का छूत अंत है, 18 में उपाधियों का अंत है, 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में आपको क्या है यानी कि 2 सीधी से संरक्षण है, 21 में क्या प्राणदैविक स्वतंत्रता, 22 में क्या गिरफ्तार संबंध से संरक्षण है, 23 में बलात् व्यवहार एवं बलात्संग से संबंधित है, आर्टिकल 24 में क्या बालकों के प्रति आपको सुरक्षा करना, आर्टिकल 25 में क्या यानी कि धर्म अपने अनुसार आप चुन सकते हैं, आर्टिकल 26 में क्या क्या तो धर्म के यानी कि आधार पे, चाहे जिसने भी जैसे मान लो भंडारा करवाना है मंदिर में, इस तरीके से आप करा सकते हैं। आर्टिकल 27 में कहा कि आपको कर से मुक्त करना है। आर्टिकल 28 में कहा गया कि अगर कोई भी शैक्षणिक संस्थान में आप धर्म का यानी कि कोई भी नहीं करा सकते हैं, मतलब एजुकेशन आप नहीं दे सकते हैं ना, तो ये आर्टिकल 28 तक मैंने आपको कहा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो MS सुब्बुलक्ष्मी ने सो किस घराने से संबंधित है, तो कर्नाटका गायिका से जो कि MS सुब्बुलक्ष्मी जी संबंध है, और ये आपके एग्जाम में एसएससी जीडी के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ उनका जन्म तो 1916 में मुदरई शहर में हुआ था। दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन से आपको ये जानना है कि भारत रत्न से सम्मानित जितने भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पंडित बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1998 में आपके MS सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। योजना आयोग का नाम क्या है और योजना आयोग की जगह किसने ली, तो नीति आयोग।
योजना आयोग का नाम को बदल करके नीति आयोग जो कि नाम रख दिया गया दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को यूएसएसआर की दर से 5 वर्षीय योजना बनाने की एक सलाहकार संस्थाएं के रूप में की गई थी। और वहीं दोस्तों नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को गठित करके राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के साथ योजना आयोग को बदलने के लिए मंत्रिमंडल प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों आज योजना आयोग से संबंधित एक छोटा सा मैंने आपको ब्यूरो दिया। कल योजना आयोग से संबंधित जितना क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको ले ला दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है, 51 से 56, 56 से 61 है, 61 से 66 है, फिर जाके रुका है, फिर इसी तरह से दोस्तों मैं आपके लिए सारा चीज़ करवा दूंगा दोस्तों। आप बेफिक्र रह के बस केवल हमारे इस चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यानी भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना कब हुआ था, तो 15 जून 1919 में आईसीसी की स्थापना किया गया था। वहीं बात करूं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में यह इसको स्थापित किया गया था। और शुरू में अगर बात किया जाए इसका नाम क्या था, तो इंडियन इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ठीक है। शुरू में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था और बाद में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रखा गया दोस्तों। और थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस